हाय गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं भारत के इतिहास को, जिसमें हम आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं परीक्षा मंथन के द्वारा, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन से यहाँ से आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, मतलब अब राजस्व व्यवस्था हम कल देख चुके हैं, बंगाल देख चुके हैं, मैसूर, मराठा, पंजाब, ये सारे हम क्षेत्र देख चुके हैं। राजस्व व्यवस्था देख ली, शिक्षा देख ली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्थिक प्रभाव, कि ब्रिटिश राज का भारत में आर्थिक प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। अंग्रेजों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो उनकी विभिन्न प्रकार से शोषण करने की योजना बनाई। आर.पी. दत्ता की रचना आज का भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का श्रेष्ठतम ग्रंथ है, जिसमें अंग्रेजों की शोषण प्रवृत्ति के 3 चरणों में व्यक्त किया गया है। पहला आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, फिर आता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, फिर आता है वित्तीय पूंजीवाद का चरण। मतलब भारत में जब ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेश बनाने का योजना बनाई तो इसको 3 चरणों में बांटा था। ये बताया है किसने? आर.पी. दत्त की जो रचना है भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, इससे हमें पता चलता है कि भारत को इसने 3 चरणों में विभक्त किया था इन लोगों ने। पहला आता है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, फिर दूसरा आता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, फिर तीसरा आता है वाणिज्य पूंजीवाद का चरण। अब आते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1757 से 1813 तक रहता है। इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे: भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण, और अपनी तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही थी। इनने जब वाणिज्य पूंजीवाद का चरण आया तो इन्हें 3 मेन उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त किए थे और निर्धारित किए थे। पहला, व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था, सत्ता पर नियंत्रण हो गया था इनका भारतीय सत्ता पर, और सरकारी राजस्व पर कब्जा कर लिया था, हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण कर लिया था। फिर आता है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ये 1813 से 1858 तक रहता है। 8वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही भारत के बाजार को एक औपनिवेशिक की भूमिका भी अदा करनी थी, जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती थी। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजार में बिखेर दी गईं, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर नहीं सकीं। इस तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया। 1813 के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत में समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। फिर आते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण। इंग्लैंड, ये रहता है 1858 से 1957 तक। इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदेबाजी क्षमता से वृद्धि करके उद्योगपतियों से मुनाफे पर प्रभाव पड़ा। यह वह समय था जब मार्क्स और एंजल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया था। अंग्रेजों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया। अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे विकास में लगी। इसका उद्देश्य भारतीयों की प्रगति न होकर समाज की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। अब भारत में 3 प्रकार का चरण चलते हैं। पहले आते हैं वाणिज्यिक, जिसमें इन्हें क्या कहते हैं, व्यापार का एकाधिकार नियंत्रण कर लिए थे पूरी सत्ता पर, और हस्तशिल्प उद्योग को नियंत्रण किया था। दूसरे में क्या हुआ, उद्योग पूंजीवाद का चरण चला, जिसमें उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया।
और भारत को एक कच्चे माल के उत्पादन के रूप में बनाया गया और यहाँ से कच्चा माल लेते थे, इंग्लैंड में बनाते थे और वहाँ से जो वस्तुएं बनती थी उसको भारत के ही मार्केट में भारतवासियों को बेच दिया करते थे। अब इस पर ऐसे देख सकते हैं कि जो एक खादी की शर्ट होती है उसको मिनिमम बनाने में 10 दिन लगते हैं, लेकिन यदि वो कपास से ये मशीनों से बनाते थे तो 5 मिनट में बन जाती थी। उसका मूल्य कम होता था और खादी कपड़ा थोड़ा सा महंगा बिकता था। इससे क्या हुआ, जो चीज़ महंगी होगी उसकी एक डिमांड कम हो जाएगी, भले कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आदमी यदि उसको 5 रुपये की कोई शर्ट मिल रही है और 10 रुपये की शर्ट मिल रही है तो आदमी 5 रुपये को ज़्यादा प्रेफर करता है और उसी को खरीदेगा। ऐसे ही ये बड़े बड़े कारखाने जो हस्तशिल्प कारखाने थे भारत के थे वो धीरे धीरे बंद हो गए। फिर वित्तीय पूंजीवाद का चरण में क्या हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने उद्योगकरण तो हो चुका था, लेकिन अब जो वित्त था उसका उद्योगपतियों को मुनाफा कैसे कमाया जाए, अब तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका उपयोग किया जा रहा था। जैसे कि रेलवे का उपयोग किया गया, तो रेलवे का उपयोग करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि भारत की प्रगति हो, बल्कि वो वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा चाहते थे अंग्रेज, इसलिए उन्होंने रेलवे के लिए इन्वेस्ट किया भारत में। इस समय मार्क्स और एंजल का कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो आ गया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिलीज हो चुका था इस समय तक, है ना। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कैसे हुआ, 1600 से 1757 की कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं की अधिकता से घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो गई। जब 1600 का टाइम चल रहा था उस समय ऐसा था कि जो भारत की वस्तुएं थे उसका विदेशी मार्केट में इतना दबदबा होता था कि एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था बुक में, उसमें लिखा था कि उस समय इंग्लैंड के हर एक कमरे में भारतीय वस्तुओं का दबदबा रहता था। इतनी में हर चीज़ कि रेशम के कपड़े रेशम भारत से, कपास भारत से, परफ्यूम भारत से लिया जाता था, जो एंटीक पीस होते थे वो भी भारत से होते थे, मसाले भारत में, किचन में कब्जा होता था, मतलब इतना ज़्यादा व्यापार होता था भारतीय चीज़ों का। अंग्रेज इससे बहुत डरते थे, तो इनने क्या कहा कि तब पहले बाहर से डिमांड ख़राब की जाए इनकी, तो इनने वस्तुओं की बिक्री को कम कर दिया जाए, इनने ऐसी योजना बनाई। रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने यह शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश कर गए हैं। कंपनी के कार्यकर्ता ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्यों पर कपड़ा तैयार कराने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी के कार्यकर्ता बुनकरों को पेशगी रुपए देने की प्रथा प्रारंभ कर दी। इसमें एक शर्तनामा लिखवाया जाता था। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने अनेक बुनकर बनाकर व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे थे। ददनी प्रथा के कारण जो बुनकर थे वो क्या करने लगे थे, उन्होंने अपना व्यापार ही छोड़ दिया था और मजदूर बन गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजार में भेज दी गईं। भारत की हाथ की बनी हुई वस्तुएं ठहर ना सकी, परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो गया। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे, जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, तो साधन विहीन थे, जो साहन विहीन थे वो कृषि मजदूर बन गए। इस तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में की। अब इन्होंने अपने लेख में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया था। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में सबसे पहले इसको लिखा था। धन निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया था। इससे पहले इंग्लैंड की में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी उसकी बैठक में दादा भाई नौरोजी इसको पढ़ चुके थे। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में, जो कि 2 मई
1867 में हुई थी लंदन में। धन निष्कासन का विरोध करने वाले MG रनाडे और RC दत्त थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेज नागरिक सेल्विन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज की तरह कार्य करती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। ये वाक्य थे सेल्विन के। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, जो कि शिशिर कुमार घोष की थी और भारत में सर्वाधिक धन ग्रह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया था। चलिए अब पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह भारत में कैसे हुआ, क्या हुआ, किन किन ने पार्टिसिपेट किया और अंग्रेजों की कैसे हालत की। चलिए पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। सुरेंद्रनाथ सेन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकारी इतिहासकार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया एवं प्रधानमंत्री पामस्टन और भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई थी, जिसमें नाना साहेब और अजीमुल्ला खां थे। इसके बाद अजीमुल्ला लंदन चले जाते हैं और वहां रह रहे भारतीयों से समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक फूल, कमल का फूल और रोटी था। विद्रोह हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया था, विद्रोहियों ने हरे झंडे का प्रयोग किया था। रोटी और कमल का फूल आपने हर कहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एक नया पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि विद्रोहियों ने हरे कपड़े या हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया था। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र और धर्मांधों का इतिहास, ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह मानते हैं। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश सरकार को खदेड़ फेंकना था। अब इसके कारण क्या थे? पहला है राजनीतिक कारण। मुगल सम्राट के अधिकारों का ह्रास, जो मुगल सम्राट थे उनके अधिकारों का ह्रास हो गया था, सबसे बड़ा कारण इसमें ये मानते हैं राजनीतिक कारण। डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन के आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया था। ये इनने झूठा आरोप लगाया था कुप्रशासन का और अवध को हड़प लिया था डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों के पुत्र को गोद लेने की प्रथा और राज्यों को हड़प लिया था, उनको निषेध कर दिया था और उनके राज्य अपने पास ले लिए थे, जिसके तहत सतारा, संबलपुर, जयपुर, बागात, झांसी और उदयपुर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई थी। ये थे राजनीतिक कारण। अब आर्थिक कारण भी क्या थे? यह अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों को अत्यधिक शोषण हुआ था, जिसकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल महामारी पैदा हुई थी, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। जो भारत अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था थी, उससे भारत की भूमि बंजर हो चुकी थी लगभग। किसानों का शोषण किया जा रहा था, उद्योग धंधे बंद कर दिए गए थे और हर कहीं अंग्रेजी सामान, हर चीज़ में महंगाई, बहुत सारे कर लगाए जाते थे भारतीय वस्तुओं पर, जिसके कारण भूमि बंजर हो गई थी नील और कई व्यापारिक चीज़ों के उत्पादन से। तो वहाँ पर भूखमरी आ गई और महामारी जैसे अकाल जैसी संकट का सामना करना पड़ा जनता को, इसलिए भी जनता बहुत आक्रोश में थी। फिर आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे, वे भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। 1850 में लेक्स लॉरी कानून, जो कि धर्म अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उससे अपने पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। ये था लेक्स लॉरी कानून, जो कि 1850 में आया था। इनने क्या किया था?
जितने भी भारतीय थे पहले तो वो रंग भेद करते थे बहुत ज़्यादा, और किसी भी भारतीय को कितना भी योग्य क्यों ना हो उसको एक उच्च पद नहीं दिया जाता था और उसका हमेशा अपमान किया जाता था। तो कई जो हिंदू हैं वो क्या करते थे, ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते थे कि एटलीस्ट चलो कोई नहीं, कम से कम धर्म के उससे तो इंसल्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे कि कोई हिंदू माता पिता थे, उनके बच्चों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो माता पिता क्या करते थे, अपने बच्चों को अपनी जो ज़मीन होती थी या फिर संपत्ति होती थी उससे उसको निष्कासित कर देते थे कि भैया तुम हिंदू नहीं हो तो हमारी संपत्ति पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, इसमें 1850 में एक कानून ला के लेते हैं जो कि था लेक्स लॉरी कानून, जिसमें यदि किसी व्यक्ति ने धर्म चेंज भी कर लिया है फिर भी उसके पैतृक उत्तराधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कारण, सैनिक कारण। भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 पारित किया, जिसके तहत अंग्रेजों में असंतोष पैदा हो गया। सेना में भी आक्रोश था, जो कि सबसे ज़्यादा था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के कारण। अब आता है तात्कालिक कारण। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन वेस्ट बंदूक की जगह न्यू फील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए ला के दी, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगे हुए थे, जिसे दांतों से खींचना पड़ता था, फिर उसको भर के लोड करना पड़ता था। सर्वप्रथम ये इसका नाम क्या है, न्यू इनफील्ड राइफल ब्राउन वेस्ट बंदूक की जगह पर आई थी। सर्वप्रथम बंगाल में यह अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाई जाती है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगवाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया और गाय हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और कारतूस और जो सूअर होता है वो मुस्लिमों के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसलिए ये दोनों कारण से हिंदू मुस्लिमों में आक्रोश हो गया और उसको मुंह से खींचना था। तो एक हिंदू गाय का मांस मुंह में तो डेफिनेटली कभी नहीं लगाने वाला था। इसके कारण जो जितने भी हिंदू सैनिक होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चरी वाले कारतूस के विरोध में आगे आया और उसने एडजुट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूसन की गोली मारकर घायल कर दिया। इसमें क्या होता है, जो मंगल पांडे जी होते हैं वो ये जो कारतूस थे वो तो गाय की चर्बी से बने हुए, लेकिन अंग्रेज उनको कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं ये नहीं बने हैं, उससे विश्वास करो। तो ये इनको ज़बरदस्ती ये कारतूस दे दिया जाता है और ये मुंह से छील के यूज़ करते हैं। हाँ, अब ये पंडित थे, इन्हें जैसे ही उसको मुंह से टच किया तो इनको इतना गुस्सा आता है कि अब तो भैया हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो गया, अब मैं क्या करूँगा। तो एक गुस्से में अपनी बंदूक निकालते हैं और बाघ को गोली मार देते हैं और सर्जेंट ह्यूसन रहता है उसको भी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अब क्या होता है, इनको पकड़ लिया जाता है 10 अप्रैल को और 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। इनके विद्रोह के कारण इनको खुले में एक पेड़ के नीचे फांसी दी जाती है। ये सोचते हैं कि इससे हिंदुओं में असंतोष पैदा हो जाएगा और हिंदू डर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे कि अब यदि किसी ने फिर से विद्रोह किया तो उसको ऐसे मार दिया जाएगा। लेकिन हिंदू अब यहाँ से क्रांति प्रारंभ कर देते हैं। ये सबसे मील का पत्थर साबित होते हैं ये। अब आता है विद्रोह का प्रारंभ। 28 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर देते हैं। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चलाया जाता है और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट कर ली। कब हो गया, 10 मई को स्टार्ट हो गया है। अप्रैल में देखो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन।
देखो 28 मार्च को जो मंगल पांडे थे उनने मना कर दिया और गोली मार दी बाघ को। फिर 10 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। फिर उसी महीने की 24 तारीख को क्या होता है कि कुछ सैनिक और रहते हैं वो मना कर देते कि हम कारतूस उपयोग नहीं करेंगे। उनको पकड़ लिया जाता है और 85 लोगों पर मुकदमा चलाया जाता है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो बची हुई सेना रहती है वो 85 लोगों को निकालती है और सेना को अस्त्र शस्त्र देती है और 10 मई को ये स्टार्ट कर देते हैं। फिर दिल्ली, मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और वहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट नियुक्त कर दिया। 20 सितंबर 1857 को हैडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर दिया, पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में छिपे हुए थे। अंततः मृत्युदंड न देने की शर्त से आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें रंगून भेज दिया जाता है और 1862 में उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब आता है लखनऊ। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। इनकी देखरेख में विरजिश कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। मार्च 1858 में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची जिसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल गिरफ्तार होने से बचने के लिए नेपाल भाग चली गई। फिर आता है कानपुर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब जो कि धुंधु पंत ने किया था, जो कि एक पेशवा थे और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। नाना साहिब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे की थी। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची। फिर से कानपुर में अधिकार कर लिया गया और नाना साहिब नेपाल चले गए और तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः फिर इनको फांसी हो जाती है। अभी फांसी नहीं होती, इसमें जो ये लिखा है ना तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए, तो बहुत बाद में गिरफ्तार किए जाते हैं। तात्या टोपे यहाँ से आके झांसी में भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ देते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। मार्च 1858 में ह्यूरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंचती है। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज से युद्ध करती हैं, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वो पराजित हो जाती हैं। लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुंचती हैं और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। पीछे से ह्यूरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचता है और रानी के साथ युद्ध करता है। कोटा मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। कोटा मुरार के युद्ध में रानी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। अब आता है जगदीशपुर या बिहार में विद्रोह। यहाँ जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व जमींदार जो कि 80 वर्षीय थे बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। इलाहाबाद में नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था और ये इलाहाबाद के सूबेदार थे। अब आते हैं 1857 की विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे, केंद्र के नाम, किसने नेतृत्व किया और विद्रोह का दमन किसने किया। चलिए पढ़ते हैं। दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने यहाँ पर नेतृत्व किया था और इसका विद्रोह हडसन ने किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया था और कैंपबेल ने इनका विद्रोह दबाया था। कानपुर, नाना साहिब ने विद्रोह किया था और वहाँ पर भी कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया था। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी और ह्यूरोज से इनका युद्ध होता है। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। जगदीशपुर से विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह किया और जनरल नील ने विद्रोह को समाप्त किया था। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में हुआ था और कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया था। फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया था। फिर बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे और कैंपबेल ने वहाँ पर भी जाके विद्रोह को दबाया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह और
निज़ाम मोहम्मद ने नेतृत्व किया था और स्थानीय सेना ने उनका विद्रोह समाप्त कर दिया था। गोरखपुर से गजाधर सिंह और निज़ाम मोहम्मद, मंदसौर से फिरोज शाह, जो कि स्थानीय सेना ने उनका विद्रोह दबा दिया था। कोटा राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल, और स्थानीय सेना उनके विद्रोह को समाप्त कर देती है। जयदयाल और हरदयाल ने कोटा से किया था। असम से कंदपरेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता, कंदपरेश्वर सिंह और मनीराम दत्ता असम से करते हैं विद्रोह और स्थानीय सेना के विद्रोह को समाप्त कर देती है। कुल्लू से वीर सिंह और प्रताप सिंह, वीर सिंह और प्रताप सिंह यहाँ से कुल्लू हिमाचल प्रदेश से नेतृत्व करते हैं और स्थानीय सेना इनके विद्रोह को समाप्त कर देती है। मथुरा में देवी सिंह और स्थानीय सेना इनका विद्रोह दबाती है। मेरठ से कदम सिंह और स्थानीय सेना विद्रोह को समाप्त कर देती है। अब आता है फैज़ाबाद। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था और गौरेला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। अहमदुल्ला साहब, जो कि फैज़ाबाद से नेतृत्व कर रहे थे, इन्हें जिहाद का नारा दिया था और गौरेला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ विचार किसने क्या कहा है अपन ये देखते हैं। यह एक सैनिक विद्रोह था, ये कहा है लॉरेंस और सीले ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा है LER रीज ने। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, ये कहा था TR होम्स ने। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, ये कहा है आउट्रम और टेलर ने। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा है VD सावरकर और अशोक मेहता ने। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा है डिज़रायली ने। इन देसी नरेशों और सरदारों ने एक तूफान के आगे तंगरोध का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ जाते, ये कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। इन्होंने कहा था कि कुछ नरेश, देशी नरेश और सरदारों ने हमारा साथ दिया, वरना तो हम एक ही झोंके में उड़ जाते, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द हैं, ये ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। विद्रोह की असफलता के कारण क्या थे? विद्रोह का सीमित स्वरूप था, ज़्यादा बड़े उसमें नहीं फैला था ये। विदेशी नरेश, मतलब जो देशी नरेश थे और सरदार थे, उनने गद्दारी कर दी थी। कुशल नेतृत्व का अभाव था, निश्चित उद्देश्य का अभाव था, विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे, जनसमर्थ का अभाव था और अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता है। असफलता के बहुत सारे कारण थे कि अब एक विद्रोह है वो एक सीमित जगह पे लड़ा जा रहा है, अंग्रेज पूरे भारत पे फैले हैं, सीमित जगह से आप उखाड़ के फेंक भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो फिर आ जाएंगे, ये था। और जो नरेश मतलब राजा थे उस समय के, बहुत से राजा थे, शासक थे, मतलब खुद हिंदू जो भारतीय थे उस समय के, उनने भारतीयों के साथ विद्रोह किया था और कुशल नेतृत्व नहीं था। मतलब कहीं से कोई लड़ रहा था, कोई ऐसा कुशल नेतृत्व नहीं था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लड़ रही थी, तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, ऐसा एक अलग अलग नेतृत्व था, लेकिन इनका कोई एक हेड नहीं था। निश्चित उद्देश्य नहीं थे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी और लखनऊ की जो रानी थी बेगम हजरत महल, वो लखनऊ के लिए लड़ रही थी। कानपुर के जो नाना साहब थे वो सिर्फ अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे, तो उनके उद्देश्य सेम नहीं थे और उनके पास कम साधन थे, कम हथियार थे, जन सामर्थ्य का अभाव था, जनता भी उनका सपोर्ट नहीं कर पा रही थी उस टाइम, और अंग्रेजों के पास बहुत अच्छे साधन थे और अच्छा प्रशासन था, नेतृत्व था। अब 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार WH रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के समय सिकंदराबाद में वीरांगना ऊदा देवी ने विद्रोह किया था। जो बेगम हजरत महल है लखनऊ की, उनके साथ जो सिकंदराबाद में जो वीरांगना है ऊदा देवी ने भी युद्ध किया था। तात्या टोपे 1859 में फांसी दे दी गई थी और यह विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह में
झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खान ने की थी, जो कि इस प्रकार है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये अजीमुल्ला खान ने लिखा था, जो कि एक झंडा गीत था। 1857 में विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आऊगा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अंग्रेज राजपूत राजाओं में 1857 विद्रोह को दबाने के लिए सफल रहे थे, क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। आदिवासी विद्रोह और जनजाति आंदोलन। चलिए, 1857 की क्रांति यहाँ से ख़त्म होती है, जिसमें आज अपन ने जो कुछ नए टॉपिक पढ़े हैं वो एक मतलब 1857 की क्रांति फिर से रिवाइज तो नहीं करनी है डेफिनेटली, क्योंकि आप इसको कर सकते हैं, पढ़ी हुई है तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना, एक बार। चलिए पढ़ते हैं आदिवासी विद्रोह और जनजाति आंदोलन। आदिवासियों का अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज व्यवस्था के पश्चात उनके व्यक्तिगत कानूनों में पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप होने लगा था, जिसके कारण वे बहुत दुखी थे, क्योंकि आदिवासी जो होते हैं उनके खुद के नियम होते हैं। उनका जो कबीला होता है, जैसे इतनी सारी जनजाति होती है तो हर जनजाति के अलग अलग नियम होते हैं, एक जनजाति के दूसरी जनजाति पर कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। वो अपने भारत की सभ्यता होती है और वो वैसी ही है, अभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उस समय अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप किया, पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत हस्तक्षेप किया, जिसके तहत वो बहुत दुखी थे और विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए थे। आदिवासी बाहरी लोगों को दिकू कहते थे, जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो उन्हें परेशान करते हैं, जैसे महाजन, ठेकेदार, जमींदार और अधिकारी। दास्तकार, ग्वाले और स्थानीय राजाओं को दीकू नहीं माना जाता। जो दास्तकार होते हैं या जो ग्वाले होते हैं या फिर स्थानीय राजा होते हैं, उनको दीकू नहीं कहा जाता, बल्कि दीकू कहा जाता है किनको, जो जमींदार मतलब जो उनको परेशान करेगा आदिवासियों को, उनको कहा क्या जाता था, दीकू। आदिवासी विद्रोह प्रमुख कारण आर्थिक था। चलिए अब पढ़ते हैं अपन आदिवासी के विद्रोह, प्रमुख जो विद्रोह रहे हैं वो। पहले विद्रोह का नाम पढ़ेंगे, वर्ष क्या था, किसने नेतृत्व किया, क्या कारण था, क्षेत्र कौन सा था और उसके परिणाम क्या हुए। महाराष्ट्र का भील विद्रोह, ये 1820 से 1857 तक होता है और दशरथ हरिया सेवाराम यहाँ का नेतृत्व करते हैं। दशरथ हरिया और सेवाराम महाराष्ट्र के भील विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और कारण क्या था, आर्थिक कारण था, क्षेत्र था महाराष्ट्र और अंग्रेजों द्वारा इनका दमन कर दिया जाता है। फिर आता है संथाल विद्रोह, ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। इनका नेतृत्व सिन्हुंदू और कान्हू ने किया था। आर्थिक शोषण इनका मुख्य कारण था, जिसके कारण इन्हें विद्रोह किया था। दमन एक कोह जो बिहार में भागलपुर है, वहाँ से लेकर राजमहल तक इनने विद्रोह किया था और अंग्रेजों द्वारा इनका विद्रोह दबा दिया गया था। मुंडा विद्रोह, ये 1874 से 1900 के बीच में चलता है। बिरसा मुंडा ने इनका नेतृत्व किया था। आर्थिक और धार्मिक कारण थे मुख्य कारण, और दक्षिणी बिहार और छोटा नागपुर के क्षेत्र से इन्हें विद्रोह किया था और अंग्रेजों द्वारा इनका दमन कर दिया गया था। मुंडा के जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा, इनको उल गुलान भी कहा जाता था और ये भगवान मतलब मुंडाओं के भगवान माने जाते थे। कोल विद्रोह, ये 1831 से 1832 तक हुआ है। बुद्धू भगत इसके नेतृत्व करता थे। आर्थिक शोषण इनका मुख्य कारण था और छोटा नागपुर के पठार में इन्हें विद्रोह किया था और अंग्रेजों द्वारा इनका दमन कर दिया जाता है। फिर आता है खोंड विद्रोह, ये 1846 से 1855 तक इन्हें विद्रोह किया था। चक बिश्नोई इनके नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। नेतृत्व कैसा, चक बिश्नोई ने मौर्य प्रथा को रोकने का प्रयास किया था अंग्रेजों ने, जिसके कारण इन्हें विद्रोह किया था। उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते थे और अंग्रेजों द्वारा इनका दमन कर दिया गया था। अन्य प्रमुख विद्रोह, विद्रोह किसने किया, वर्ष, नेतृत्व किसने किया, कारण क्या था और इनमें ऐसा क्या विशेष था, वो पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सन्यासी विद्रोह, ये 1763 से 1800 तक होता है।
शंकराचार्य के जो अनुयायी थे, ग्रीक संप्रदाय के लोग, सन्यासी विद्रोह को अंजाम देते हैं। कारण क्या था? ब्रिटिश द्वारा जो बंगाल का क्षेत्र था इनमें उनका शोषण किया गया था, इसके कारण ये होता है। इसमें विशेषता जो आनंद मठ है वो सन्यासी विद्रोह के ऊपर ही लिखा गया है। फिर आता है पागलपंथी विद्रोह, ये 1813 से 1831 तक होता है। टीपू इनका नेतृत्व करता रहता है और ब्रिटिश के शोषण के कारण बंगाल में स्टार्ट होता है। टीपू शेरपुर का राजा बन गया था इसमें। पागलपंथी विद्रोह। फराजी आंदोलन, ये 1820 से 1831 तक रहता है। हाजी शरीयत उल्लाह और टीटू इसके नेतृत्व करता रहते हैं। हाजी शरीयत उल्लाह और टीटू इनके नेतृत्व करता रहते हैं। ब्रिटिश शोषण के कारण बंगाल में स्टार्ट होता है फराजी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1820 से 1880 तक रहता है। सैयद अहमद इनके नेतृत्व करता रहते हैं। धार्मिक कारणों से ये स्टार्ट हुआ था अनेक क्षेत्रों में। यह आंदोलन मुस्लिमों के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मुस्लिमों के लिए था बहावी आंदोलन। फिर होता है कूका आंदोलन, ये 1840 से 1872 तक रहता है और सैन साहब और बाबा राम सिंह कूका इनके नेतृत्व करता रहते हैं। अंग्रेज और राजनीतिक पंजाब में स्टार्ट होता है। राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया जाता है पकड़ के। नामधारी आंदोलन, ये 1863 से 1872 के बीच में होता है। बाबा राम सिंह कूका इनके नेतृत्व करता रहते हैं नामधारी के, और धार्मिक पंजाब में स्टार्ट होता है। धार्मिक कारण था, पंजाब में स्टार्ट होता है। अब आते हैं कुछ कृषक आंदोलन, इनको फिर से रिवाइज करना है क्या? देखो, सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और फराजी विद्रोह, ये तीनों बंगाल में हुए हैं। सन्यासी विद्रोह हुआ था शंकराचार्य के अनुयायियों ने किया था। पागलपंथी विद्रोह टीपू ने किया था। फिर फराजी आंदोलन हाजी शरीयत उल्लाह खान ने किया था, और ये अलग अलग टाइम पीरियड में हुए हैं। तो पहला सन्यासी विद्रोह होता है जो कि 1763 में होता है। पागलपंथी विद्रोह 1813 के बीच में होता है और फराजी आंदोलन 1820 में होता है। फिर बहावी आंदोलन, ये कई जगह पे हुए थे और सैयद अहमद इनके नेतृत्व करते रहते हैं और 20 में होता है ये। कूका आंदोलन 1840 में होता है और सेन साहब और राम सिंह कूका रहते हैं। राम सिंह कूका को पकड़ के यहाँ पे रंगून भेज दिया जाता है, और फिर राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन का आरंभ किया था पंजाब में। ये दोनों धार्मिक कारण थे। अब आता है कृषक आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर ढाया था। जमींदारों ने भी किसानों पर अत्यधिक अत्याचार किए थे। बेगार लिए जाने लगे थे, मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूला करते थे और उनको उसी दुष्चक्र में फंसा दिया जाता था। उपरोक्त कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोट समय समय पर अलग अलग स्थानों पर दीर्घकालीन असंतोष एवं तात्कालीन कारणों से होते रहे हैं। अब आते हैं 19वीं शताब्दी में कृषक आंदोलन। वर्ष, विद्रोह कौन से था, नेतृत्व किसने किया, क्षेत्र कौन सा था और इसके परिणाम क्या हुए। पहला होता है नील विद्रोह, दूसरा होता है पावना विद्रोह और तीसरा होता है दक्कन विद्रोह। तीन मेन थे 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन। इसमें आता है पहला नील विद्रोह, ये 1859-60 के बीच में होता है, जिसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेतृत्व करते हैं। बंगाल के क्षेत्र में हुआ था और किसानों का यह आंदोलन सफल रहा था। फिर होता है पावना विद्रोह, ये 1873 के बीच में होता है। ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय इसका नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं पावना विद्रोह के, है ना, और बंगाल में होता है और आंशिक सफलता मिल जाती है इसमें। फिर होता है दक्कन उपद्रव विद्रोह, ये 1875 में होता है। इसमें पूना क्षेत्र के जो किसान होते हैं वो आंदोलन करते हैं महाराष्ट्र में और आर्थिक सफलता इनको मिल जाती है आंशिक। तीन होते हैं पावना के, याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र राय और केशव चंद्र राय। नील विद्रोह के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। सन क्या रहता है, सबसे पहले होता है नील विद्रोह जो कि 60 के टाइम पे होता है, 1860 के। पावना विद्रोह 1873 और दक्कन विद्रोह 1875। नील पावना विद्रोह दोनों बंगाल में होते हैं लेकिन दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में होता है। अब आता है नील विद्रोह, 1859 से 60 के बीच में होता है नील विद्रोह। बंगाल में अंग्रेज नील उत्पाद
नीलहे किसानों को जबरन नील की खेती कराने के लिए बाध्य करते थे और उनकी बहुत कम कीमत भी किसानों को देते थे, जिससे किसानों में अत्यधिक असंतोष था। बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में एक नील उत्पाद के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ कर दिया। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन में काफ़ी कार्य किया था। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसानों के शोषण का वर्णन किया गया है। सरकार ने 1860 में सी टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया और इस आयोग में एक भारतीय सदस्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चंद्रमोहन चटर्जी थे। चलिए अब इसको फिर से एक बार देखते हैं। नील आंदोलन ये बहुत मतलब आपको जो मेंस होते हैं उसमें भी लिखने के लिए 5 नंबर में आ सकता है या फिर 3 मार्कर में भी आ सकता है। 5 मार्कर या 3 मार्कर में आराम से आ सकता है नील आंदोलन। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये क्यों हुआ था? बंगाल में हुआ था नील आंदोलन। ये 60 के टाइम पे हुआ था, 1860 के टाइम पे। नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था और उनको पैसे नहीं देते थे, तो इसलिए किसान में असंतोष था। नेतृत्व किसने किया है? गोविंदपुर गाँव के जो उत्पादक करता थे 2, एक दिगंबर विश्वास और एक विष्णु विश्वास, इन दोनों ने आंदोलन कर दिया। इसका जो समाचार में सबसे पहले किसने किया था? तो हिंदी पैट्रियट के जो संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, इनने इनका बहुत सपोर्ट किया था। दीनबंधु ने इनके ऊपर एक नाटक लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण। सरकार ने क्या किया? इनके लिए टोनकार की अध्यक्षता में एक नील आयोग का गठन किया, जिसमें एक हिंदू भी थे जो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के थे, के चंद्रमोहन चटर्जी सदस्य। अब पढ़ते हैं 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। इसमें भी 2 हुए हैं। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, अवध किसान सभा का आंदोलन और एका आंदोलन। पहले होता है संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, ये 1918 में होता है। गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इनने नेतृत्व किया था। अवध और आगरा के क्षेत्र में हुआ था और इसमें क्या हुई थी? आंशिक सफलता इनको मिल गई थी। संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। 3 लोग थे, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय जी। अवध और आगरा में हुआ था। फिर होता है दूसरा अवध किसान सभा का आंदोलन, ये 1920 में होता है और बाबा रामचंद्र अवध किसान सभा के आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अवध क्षेत्र में होता है और दमन कर दिया जाता है इनका। एका आंदोलन ये 1921 से 1922 तक होता है। मदारी फांसी एवं सहदेव एका आंदोलन के नेतृत्व करते रहते हैं। मदारी फांसी और सहदेव। हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में ये आंदोलन स्टार्ट होते हैं और इनका दमन कर दिया जाता है। अब आता है एका आंदोलन। 1921 से 1922 में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर के किसानों ने मदारी फांसी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान वृद्धि, गैर कानूनी रूप से किसानों से खेती छीनना, था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का दमन कर दिया गया था। एक आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बाराबंकी, बहराइच, हरदोई और सीतापुर में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? मदारी फांसी और सहदेव। अब आता है बारदौली सत्याग्रह। गुजरात के बारदौली में तुलुका के सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही थी। मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह, मिठूबेन पेटिट और शारदा
मेहता जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदौली की महिलाएं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका थी, जिनमें मेन नाम आते हैं मनीबेन पटेल, शारदाबेन शाह, मीठूबेन पेटिट और शारदा मेहता। 27% राजस्व में वृद्धि कर दी जाती है इनकी। और कहाँ की सरकार की? तुलुका में। इनके नेतृत्व करते कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर इनको सरदार की उपाधि देते हैं महिलाएं और गांधी जी। अब आते हैं अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में होती है। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में होती है। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इसका पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत से ब्रिटिश शासन का उन्मूलन एवं भारत की स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित किया था। इनका लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश शासन का उन्मूलन और भारत की स्वाधीनता उनका लक्ष्य था। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 1 सितंबर 1936 से किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1938 में क्या होता है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निंदुबोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया। निंदुबोल में गुंटूर में खोला गया 1938 में एक किसान स्कूल। 1942 में तक किसान आंदोलन एवं अंग्रेजी आंदोलन समय समय तक चलते रहे। चलिए देखते हैं इसको एक से और। कब होती है अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना? 1936 में होती है। लखनऊ में होती है इसका पहला अधिवेशन, और लखनऊ में ही होता है। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सहजानंद, और महासचिव रहते हैं NG रंगा। इनका मतलब ब्रिटिश शासन का उन्मूलन और भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने ने लक्ष्य रखे थे। 1 सितंबर 1936 को बोलते हैं कि किसान दिवस मनाएंगे, और गुंटूर में 1938 में एक भारतीय किसान स्कूल खोल देते हैं, जो कि पहला होता है। और 1942 तक किसान आंदोलन चलते रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से हम पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का विकास भारत में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।